बीए तृतीय वर्ष के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे फर्स्ट पेपर के अंतर्गत यूरोप में पुनर्जागरण काल की। तो पुनर्जागरण काल के प्रारंभ एवं समाप्त होने के समय को लेकर विद्वानों में मतभेद है। सामान्य तौर पर 13वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक के समय को अधिकतर विद्वान पुनर्जागरण काल मानते हैं। यह युग यूरोप में भौगोलिक क्रांति का युग कहलाता है। ऐसा माना जाता है कि जैसे ईसाइयों के धर्मावलंबी अंधकार युग को मुस्लिम सभ्यता द्वारा ढक लिया गया, उसी प्रकार यूरोप के पुनर्जागरण के प्रारंभिक काल में मुस्लिम सभ्यता के पतन काल को ढक लिया। अर्थात यूरोपीय लोगों ने बौद्धिक जागरूकता का उदय हो गया। जब ईसाई एवं इस्लाम धर्मों के मध्य पारस्परिक द्वंद्व होने लगे तो इससे बचने के लिए धीरे धीरे नवीन वैज्ञानिक तथ्यों पर बल दिया जाने लगा। वैसे इस्लाम धर्मावलंबियों ने ईसाई धर्म के भौगोलिक ज्ञान को अधिक उन्नत किया था। उनके प्रयासों से ही यूरोप की संस्कृति, सभ्यता तथा ज्ञान पर प्रकाश पड़ा। जब लोगों में बौद्धिक चेतना की जागृति हुई तो पृथ्वी के विभिन्न महाद्वीपों एवं महासागरों के बारे में अधिकाधिक तथा एकत्रित करने की आवश्यकता पर बल दिया जाने लगा। इसी संदर्भ में विभिन्न महाद्वीपों, महासागरों एवं सागरों आदि की खोजें हुई तथा विभिन्न नवीन खोजें भी हुई। इसलिए इस युग को यात्रा युग एवं खोज युग भी कहा जाता है। इस युग में यात्राएं अधिक हुई। प्राचीन रोमन एवं यूनानी ज्ञान के आधार पर तथा यात्राओं द्वारा प्राप्त जानकारी के आधार पर भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि करने के कारण इसे पुनर्जागरण काल कहा जाता है। पुनर्जागरण काल में यात्राओं को अधिक महत्व दिया गया क्योंकि यूरोपवासी अपने धर्म का अधिक से अधिक प्रचार करना चाहते थे। इसलिए उन्हें धार्मिक संस्थाओं के मिशनरी पादरियों द्वारा प्रोत्साहित भी किया गया। इसके साथ ही यूरोपीय लोग नवीन खोजे जाने वाले क्षेत्रों में अपने उपनिवेश बनाना चाहते थे तथा वहां की अर्थव्यवस्था एवं व्यापार पर आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे। विभिन्न विद्वान देश विदेश में भ्रमण के लिए गए तथा वहां के ज्ञान को एकत्रित किया। अब जो बात करते हैं पुनर्जागरण काल के महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ताओं की, तो पुनर्जागरण काल में जहां एक ओर यात्रा तथा खोजों का युग था, वहीं दूसरी ओर इस काल में विभिन्न आविष्कार भी हुए थे। इनकी द्वारा विभिन्न जो विद्वान थे जिनका भौगोलिक विकास में विशेष सहायता मिली, इनमें प्रमुख आविष्कारक जो हैं वो कॉपरनिकस, गैलीलियो, केपलर जोन्स तथा न्यूटन आदि महत्वपूर्ण हैं।
अब हम बात करते हैं उत्तर मध्यकालीन अर्थात पुनर्जागरण काल में बर्नहार्ड वारेनियस के बारे में। तो जर्मन भूगोलवेत्ता बर्नहार्ड वारेनियस का जन्म हेम वर्ग के समीप हिडजेकर नामक कस्बे में 1622 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने 1640 ईस्वी में मात्र 18 वर्ष की आयु में होमबर्ग विश्वविद्यालय में प्रवेश किया तथा वहां दर्शन शास्त्र, गणित, भौतिकी एवं जीव विज्ञान विषयों का अध्ययन किया। एम्स्टर्डम उस समय हॉलैंड का महत्वपूर्ण बंदरगाह एवं व्यापारिक केंद्र था, जिससे वहां विश्व के विभिन्न देशों के व्यापारी एवं नाविक आया करते थे। वारेनियस ने इन व्यापारियों एवं नाविकों से विश्व के विभिन्न देशों की भौतिक दशाओं, सामाजिक आर्थिक व्यवस्था, विभिन्न उत्पादनों एवं व्यापारिक वस्तुओं तथा नगरों एवं बंदरगाहों की जानकारी एकत्रित की थी। सन 1649 ईस्वी में इन्होंने जापान का इतिहास एवं भूगोल नामक विषय पर पुस्तक लिखी। इसके बाद जापान के धर्म एवं श्याम का भूगोल नामक पुस्तक भी लिखे। श्याम का भूगोल नामक ग्रंथ 5 खंडों में है। इसके बाद सन 1650 ईस्वी में इन्होंने सामान्य भूगोल नामक ग्रंथ लिखा। इस ग्रंथ में 2 खंड थे। पहला खंड सामान्य भूगोल और दूसरा खंड विशिष्ट भूगोल या प्रादेशिक भूगोल का था। अब हम बात करते हैं वारेनियस का भूगोल के क्षेत्र में योगदान की। तो वारेनियस 17वीं शताब्दी एवं मध्यकालीन युग के सर्वश्रेष्ठ भूगोलवेत्ता थे। वह कोपर्निकस, केपलर तथा गैलीलियो के गणितीय कार्यों से इतना प्रभावित हुए कि वह भूगोल को मिश्रित गणित की एक शाखा मानते थे। वारेनियस ने भूगोल को नवीन दृष्टिकोण से व्यवस्थित किया। उनका सदैव यही प्रयास रहा कि भूगोल का स्वरूप एकदम स्पष्ट हो। इन्होंने भूगोल को परिभाषित करते हुए कहा कि भूगोल मिश्रित गणित का वह भाग है जो पृथ्वी तथा उसके भागों की व्यवस्था का वर्णन करता है। अब हम बात करते हैं वारेनियस के सामान्य भूगोल की। तो वारेनियस ने सामान्य भूगोल को 2 भागों में सामान्य भूगोल एवं विशिष्ट भूगोल के अंतर्गत वर्गीकृत किया। हम बात करें अगर सामान्य भूगोल की तो इसे विश्व भूगोल भी कहा जाता है। सामान्य भूगोल नामक ग्रंथ के प्रारंभ में वारेनियस ने सामान्य भूगोल में भूगोल के नियमों एवं सिद्धांतों का वर्णन किया। इन्होंने सामान्य भूगोल को निरपेक्ष भाग, सापेक्ष भाग तथा तुलनात्मक भाग आदि 3 उपविभागों में विभाजित किया। अगर हम निरपेक्ष भाग की बात करें तो इसमें संपूर्ण पृथ्वी
के पार्थिव भाग का अध्ययन किया जाता है, अर्थात पृथ्वी को एक इकाई मानकर उसका अध्ययन किया जाता है। पृथ्वी पर पाई जाने वाले जल एवं स्थली भाग, पर्वत, पठार, मैदान एवं घाटियों आदि का अध्ययन किया जाता है। अब हम बात करते हैं सापेक्षिक भाग की। तो इस भाग में पृथ्वी का अध्ययन एक ग्रह के रूप में किया जाता है, इसलिए इसे ग्रहीय भाग भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत भूग्रही संबंध, नक्षत्र गतियां, सूर्य व पृथ्वी के संबंध, अक्षांश एवं देशांतर आदि का अध्ययन किया जाता है। अगला जो है वो तुलनात्मक भाग है। तो इसमें पृथ्वी का सामान्य वर्णन किया गया है। इसमें पृथ्वी तल पर स्थानों एवं क्षेत्रों की सापेक्षिक स्थिति का वर्णन किया गया है। भौतिक एवं सांस्कृतिक लक्षणों का विकास एवं नौ संचालन के सिद्धांतों की विवेचना भी की गई है। इसमें मानचित्र कला का वर्णन भी है। अब हम बात करते हैं वारेनियस के विशिष्ट भूगोल की। तो इसे विवरणात्मक भूगोल भी कहा गया था। वारेनियस इस विशिष्ट भूगोल का प्रारंभिक भाग ही पूरा कर सके थे। वैसे यह इसकी रूपरेखा बना चुके थे, किंतु अल्प आयु में मृत्यु के कारण इसे पूरा न कर सके। वारेनियस के विशिष्ट भूगोल को खगोलीय गुणधर्म, पार्थिव गुणधर्म एवं मानवीय गुणधर्म में 3 उपविभागों में बांटा गया। अगर हम इसके खगोलीय गुणधर्म की बात करें तो इसमें विभिन्न देशों के वायुमंडल व जलवायु के वर्णनों को सम्मिलित किया गया है। पार्थिव धर्म गुण के अंतर्गत विभिन्न देशों के उच्चावच जैसे पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, स्थिति, आकृति, वनस्पति, खनिज एवं पशु जीवन आदि के साथ साथ सागरों एवं नदियों को भी सम्मिलित किया गया है। मानवीय गुणधर्म के अंतर्गत विभिन्न देशों के निवासियों के मानवीय लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। मानवीय गुणधर्म के अंतर्गत शारीरिक बनावट, रंग रूप, जीवन का ढंग, रीति रिवाज, दक्षता, संस्कार, परंपराएं, अर्थव्यवस्था, प्रशासन, परिवहन, व्यापार एवं सरकार आदि को सम्मिलित किया गया है। अब हम बात करते हैं वारेनियस का भूगोल में व्यापार की। तो वारेनियस ने भूगोल को सामान्य एवं विशिष्ट 2 भागों में बांटकर द्वैतवाद की ओर इशारा किया, जो वर्तमान समय में देखा जा सकता है। वारेनियस प्रथम विद्वान थे जिसने भूगोल में क्रमबद्ध एवं प्रादेशिक भूगोल के द्वैतवाद के आधारशिला रखी। यह द्वैतवाद 2 रूपों, भौतिक घटना दृश्य तथा सामाजिक सांस्कृतिक घटना दृश्य के रूप में था। अब हम बात करते हैं वारेनियस का भौतिक भूगोल के बारे में। तो वारेनियस ने भौतिक भूगोल का विस्तार, उसके विभिन्न तथ्यों का सकारण वर्णन किया। वारेनियस के भौतिक भूगोल के विभिन्न पक्षों के बारे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिखाई देता है। इन्होंने अपने वर्णनों में भूपटल की आधारभूत प्रक्रियाओं जैसे जलीय चक्र, नदियों के कार्य, पर्वत निर्माण प्रक्रिया, महासागरीय धाराएं, ज्वार भाटा तथा
इसके चंद्रमा के साथ संबंध, मरुस्थलों का निर्माण एवं विस्तार आदि पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रकाश डाला। वारेनियस ने वायु के लक्षण एवं वायु प्रवाह को सूर्य से संबंधित माना। अब हम बात करते हैं वारेनियस के मानव भूगोल की। तो वारेनियस के ग्रंथ में मानव भूगोल के विभिन्न पक्षों के बारे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वारेनियस के विशिष्ट भूगोल में मानवीय पक्षों की प्रधानता थी। इन्होंने प्रकृति की एकता के अंतर्गत मानव को आवश्यक अंग माना। इन्होंने किसी भी क्षेत्र के भौगोलिक स्थिति तथा जलवायु की मानव पर प्रभाव का उल्लेख किया तथा बताया कि ये मानवीय जीवन, सभ्यता, संस्कृति, रहन सहन, उद्योग एवं व्यापार आदि पर प्रभाव डालती हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।